हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड रेस कंडीशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से। सपोज अगर आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, अगर आप इन 4 प्रोसेसेस को किसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऑकर नहीं होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर P1 को एग्जीक्यूट करता हूँ सबसे पहले, फिर P2 को करता हूँ, फिर P3 को करता हूँ और फिर P4 को करता हूँ, तो हमारे पास ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन्हीं प्रोसेसेस को पैरेलल एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी कि एक साथ इन 4 प्रोसेसेस को हम इकट्ठा एग्जीक्यूट करते हैं, और लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई एक मेमोरी है, कोई एक वेरिएबल है जिसको हम इन चारों प्रोसेसेस को, क्योंकि ये पैरेलल हैं, इनको आप आपस में हम शेयर करते हैं इस मेमोरी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमारे पास रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आ सकते हैं। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस डील विद वेरियस मैकेनिज्म। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ डील करती है टू इंश्योर ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। दैट शेयर अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो प्रोसेसेस एक एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या हैं, ये हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आप कोऑपरेटिंग प्रोसेस वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप एक दफ़ा वो लेक्चर ले लें, आपको राइट कॉर्नर के ऊपर उसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपके पास हैं तो वो एक मेमोरी को शेयर कर रहे होंगे या एक वेरिएबल को शेयर कर रहे होंगे। तो जब इस तरह से कोई हमारे पास सिचुएशन आती है तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ टू मेनटेन डाटा कंसिस्टेंसी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का असल मकसद ये है कि वो डाटा कंसिस्टेंसी को मेनटेन करे। डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स होता है एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि हमारे पास यहाँ पर जो शेयर डाटा के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो करेक्ट हों, ऐसा ना हो कि वो जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास वो रॉन्ग हो। तो बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मकसद ये होता है कि हमारा डाटा कंसिस्टेंट रहे, हमारा डाटा एक्यूरेट रहे। अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज़ वन दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। एक बार फिर हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये चारों प्रोसेस एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। P की वैल्यू P2 को पर इफेक्ट कर सकती है, P2 की P3 को, P3 की P4 को। ये सारे के सारे प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मेमोरी को आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ये तो था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल, कि कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम बेसिकली कहलाती है रेस कंडीशन, और इसी को हम आगे देखेंगे। द रेस कंडीशन इज द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड शेयर डाटा कंकरेंटली। रेस कंडीशन हमारे पास वो सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस शेयर्ड डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जैसे हमने इस डायग्राम के अंदर देखा, यहाँ पर 4 प्रोसेस हैं और वो एक ही वेरिएबल या एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑकर होगी वो रेस कंडीशंस कहलाती हैं। वो किस तरह? देखिए, यहाँ पर क्योंकि मेमोरी और जगह एक ही है आपके पास, तो यहाँ पर जो प्रोसेस सबसे एंड पे एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली वो रिजल्ट अपना यहाँ पर राइट करेगा, क्योंकि मेमोरी आपके पास ये है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 4 एंड पे एग्जीक्यूट होता है, तो जो ये रिजल्ट प्रोसेस 4 जनरेट करेगा वो आपका इस मेमोरी के अंदर आएगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर डाटा डिपेंड्स अपॉन विच प्रोसेस फिनिश लास्ट। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर जो प्रोसेस सबसे एंड के ऊपर रन होगा वो ही फाइनल वैल्यू को क्रिएट करेगा, और यही कंडीशन हमारे पास रेस कंडीशन कहलाती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन। टू प्रिवेंट रेस कंडीशंस कंकरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। अब रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें प्रोसेसेस को, ऐसे प्रोसेसेस जो पैरेलल वर्क कर रहे हैं, जो एक साथ काम कर रहे हैं, उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि रेस कंडीशन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सिंपल प्रोसीजर
सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये एक छोटा सा हमने एक फंक्शन लिखा है डिपॉजिट का। सपोज कर लें आपका एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर बैलेंस पड़ा है और उस बैलेंस के ऊपर आप ये डिपॉजिट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कोड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इस एग्जांपल को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक वैल्यू है बैलेंस की। बैलेंस एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास 100 वैल्यू पड़ी है। वेयर वी अज्यूम डैट बैलेंस इज अ शेयर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो बैलेंस है ये एक शेयर्ड वेरिएबल है जिसे मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं। इफ टू प्रोसेसेस ट्राई टू कॉल द प्रोसेस डिपॉजिट कंकरेंटली समथिंग वेरी बैड कैन हैपन। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2 और ये एक ही वक्त में इस बैलेंस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम होकर हो सकती है। कैसे? सपोज बोथ प्रोसेसेस रन ऑन डिफरेंट CPUs। सपोज कर रहे हैं कि ये P1 और P2 दोनों डिफरेंट CPUs के ऊपर हैं। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग CPUs पर हैं तो P1 का अपना एक रजिस्टर होगा और P2 का अपना एक रजिस्टर होगा। एंड बोथ प्रोसेसेस कॉल डिपॉजिट फंक्शन एट द सेम टाइम। अब आगे हम फर्ज कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दोनों प्रोसेस एक ही वक्त के ऊपर ये डिपॉजिट वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करते हैं। तो क्या होगा? जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, P1 और P2 दोनों ये जो बैलेंस वाली वैल्यू है इसको लाकर अपने रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेंगे। यानी कि 100 उसने अपने रजिस्टर में सेव कर लिया P1 ने और P2 ने भी 100 अपने रजिस्टर के ऊपर सेव कर लिया, क्योंकि अब इसके ऊपर वो मैनिपुलेशन, इसके ऊपर वो काम करने लगे हैं। नेक्स्ट सपोज करते हैं P1 डिपॉजिट 20। सपोज P1 जो प्रोसेस है वो बैलेंस के अंदर 20 रुपीज़ ऐड करने लगा है तो करेगा क्या, वो 100 के अंदर 20 ऐड कर देगा और ये बन जाएंगे 120। फिर P2 क्या करता है, P2 डिपॉजिट 50। P2 बैलेंस के अंदर 50 ऐड कर देता है और वो अपने रजिस्टर के अंदर इसमें 50 ऐड करेगा यानी कि 150 हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, P1 स्टोर 120 इन बैलेंस। P1 क्या करता है, ये जो 120 उसने कैलकुलेट किया है इसको वो बैलेंस के अंदर जाकर सेव करवा देता है, यानी बैलेंस अब हो गया 120। इसके बाद सबसे लास्ट के ऊपर P2 चलता है और P2 कहता है P2 स्टोर 150 इन बैलेंस। P2 ये 150 को बैलेंस के अंदर जाकर सेव करवा देता है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है 150। लेकिन अगर आप देखें तो हमने 20 डिपॉजिट किया और 50 डिपॉजिट किया, यानी टोटल हमने 70 रुपीज़ डिपॉजिट किए और पहले पड़े थे 100 प्लस 70 हमारे पास आंसर आना चाहिए था 170, लेकिन हमारे पास आंसर आया है 150 जो कि गलत आंसर है, यानी कि हमारा डाटा यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने रेस कंडीशन के अंदर पढ़ा है कि जो प्रोसेस लास्ट के ऊपर एंड होगा हमारा फाइनल रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रोसेस 2 लास्ट पे एंड हुआ और जो प्रोसेस 2 ने कैलकुलेट किया था वही हमारा बैलेंस के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि एक रॉन्ग वैल्यू है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि रेस कंडीशन हमारे पास यहाँ पर रेस प्रॉब्लम ओकर हो गई है। दिस काइंड ऑफ बग इज कॉल्ड रेस कंडीशन। इस तरह का जो हमारे पास एरर आता है उसको हम रेस कंडीशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ाकार है? इट कैन बी सॉल्व बाय प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन। इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन है कि हम इन दोनों प्रोसेसेस को आपस में सिक्रोनाइज करें जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आगे हम बहुत सारे तरीक़ेकार पढ़ेंगे कि हम रेस कंडीशन से किस तरह से बच सकते हैं या इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमने बात की कि प्रोसेस साइक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं और रेस कंडीशन क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।